इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ घर चलने को कहा था और उस वक्त शाम का समय था और हम सब दोस्त अपने घर वापस जा रहे थे। हमें चलते चलते रात हो चुकी थी और हमने शॉर्टकट लेने का सोचा जो कि एक गहरे जंगल से होता हुआ जाता था। हम तीनों बस चलते हुए जा रहे थे और ये रास्ता हमने पहली बार चुना था। और थोड़ा आगे जाकर अंधेरा ज़्यादा होता रहा तो हमने देखा कि कुछ टॉर्चेस की रोशनी हमारी तरफ ही पड़ रही थी और वो रोशनी हर जगह फैल रही थी और हमने उस रोशनी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। फिर मेरी एक दोस्त ने कहा कि वो थक गई है तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। हमने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया ताकि हम घर जल्दी पहुंच सकें। हम बस चलते जा रहे थे और टॉर्चेस की रोशनी हमारे पीछे पीछे ही थी और फिर अचानक से हमें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। मेरे दोस्त कैल ने मुझे बताया कि उसके डैड ने हमेशा उसे इस जंगल में आने से रोका था और कहा था कि यहाँ भूत रहते हैं जो कि बच्चों को अगवा कर लेते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो हम सब ने जल्दी जल्दी भागना शुरू किया और भागते रहे और हम तीनों रोते हुए यहाँ से बस बाहर निकलना चाहते थे। और मेरे दोस्त ब्रोकली ने चिल्लाना शुरू किया, मदद करो मदद करो। अब रोशनी हमारे सामने थी और हमने अपने सामने कुछ डरावने राक्षसों को देखा जो कि बहुत लंबे और हाथों में आग की मशाल पकड़े हुए थे और उनकी आंखें बहुत डरावनी थी, भारी थी और खून की तरह लाल थी, एकदम लथपथ। और जब हमने उन्हें देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी 3 आंखें, 3 हाथ थे और उनका चेहरा बहुत ही घटिया था। हमने बहुत लोगों से इनके बारे में सुना था, ऐसे भूत जिनकी 3 आंखें और 3 हाथ होते हैं और 2 सींग होते हैं सर पर। मैं और मेरे दोस्त रो रहे थे कि किसी तरह यहाँ से हमें बचकर निकलना ही होगा। उनमें से एक राक्षस ने डैनियल को अपने हाथ में उठा लिया और अपने मुंह के करीब ले गया और वो उसको खाना चाहता था और वो डरावनी आवाज में कुछ बोलने लगा, अरे ये तो बहुत ही मजेदार मांस है मेरे लिए आज रात का। आ, आ, आ। उसी समय मेरे डैड एक तलवार के साथ कुछ लोगों को वहां पर ले आए। वो सब हमें बचाने के लिए वहां पर आ रहे थे। डैनियल के डैड केल को बचाने के लिए राक्षस के करीब गए और तलवार उसके पेट में मार दी और वो वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। इस घटना के बाद हम सब ने फैसला किया कि हम सब शाम को बाहर नहीं जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एलेक्स। मैं बैंक में काम करता हूँ। आज मैं आपको एक अजीब सी घटना बताऊंगा जब मैंने नताशा होम्स से शादी की थी। मेरी वाइफ नताशा के पास उसका एक खुद का रेस्टोरेंट है। वो काफ़ी इंडिपेंडेंट और समझदार है। एक्चुअली लगभग 4 साल पहले हमने खुशी से शादी की और हनीमून ट्रिप पे जाने का फ़ैसला किया। मुझे लगा था वो ट्रिप काफ़ी मज़ेदार होगी, लेकिन जो आगे हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हम खुशी खुशी हनीमून ट्रिप के लिए घर से निकले। हमने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया था, पर अचानक से कार खराब हो गई और कुछ देर में बारिश भी शुरू हो गई। उस समय काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी और वह रात काफ़ी अंधेरी थी। शुक्र है हमें वहाँ पे एक घर मिला। वहाँ के लोग उस घर को छोड़ के जा चुके थे। हमारे पास और कोई चारा नहीं था तो हम वहाँ रुके। वो घर बाहर से काफ़ी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर गए वो पूरा अलग दिख रहा था। घर के अंदर से वो पूरा एकदम साफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 दिन पहले यहाँ पे कोई रहता था। हमने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम काफ़ी थके हुए थे तो इस वजह से कोई भी हालत में हमें वहाँ एक रात बितानी थी। मैं वॉशरूम गया और मैंने हाथ और पैर साफ किए। फिर मैं बेड पे जाके बैठ गया। मेरे बाद नताशा वॉशरूम गई। कुछ देर बाद मैंने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। जब मैं देखने बाहर गया मैंने देखा कि हमारे जैसा एक कपल वहाँ रहने आया है। मैं उनके पास गया और उनकी प्रॉब्लम पूछी। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी भी खराब हो गई है, इसलिए उन्हें भी रात में इसी घर में रुकना पड़ेगा। हे, मेरा नाम एलेक्स है और तुम? मेरा नाम पार्कर है और ये मेरी वाइफ हेलन। क्या तुम भी हमारे जैसे फंस गए? ओह एक्चुअली हाँ। वेल चिंता मत करो,
यहाँ पे बहुत रूम्स हैं, तुम वहाँ रुक सकते हो। ओह ओके, तो हम हमारे रूम जा रहे हैं, कल मिलते हैं एलेक्स। कुछ देर बाद मैं मेरे रूम में वापस आ गया और बेड पे बैठा। फिर मुझे याद आया नताशा तो वॉशरूम गई थी। मैंने उसे बुलाया और वो बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई वो काफ़ी अजीब सा व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी हो। हनी मेरे पास आओ, देखो कितना रोमांटिक मौसम है। ओके हनी, आई लव यू। हम दोनों की रात काफ़ी बढ़िया गई। वो बड़ा सा मून लाइट और वो रोमांटिक वेदर मुझे सपोर्ट कर रहा था। वो बहुत ही प्यारी और रोमांटिक रात थी। उस रात मैं मेरे खुद के काबू में नहीं था। मैं उसकी सुंदरता में खो गया था। मैं पूरी तरह से उसकी आंखों में खो गया था। मैंने उसका टच फील किया जिससे मैं उसमें डूब गया। मैंने धीरे से उसका हाथ मेरे छाती पे रखा। हनी, क्या तुम मेरा प्यार महसूस कर रही हो? हाँ हनी, मैं कर सकती हूँ। उसने उसका नरम हाथ मेरे छाती पे रखा। उस रात हम दोनों एक मेघ के अंदर खो गए थे। 1 घंटे बाद नताशा सो गई। कुछ 3:30 बजे मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। वो कपल था जो कि बहुत झगड़ा कर रहा था। तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बना रह नहीं सकती? बाहर में जाओ। कुछ भी कहो, मैं तुमसे थक गया हूँ। अब मैं तुम्हें और समझाना नहीं चाहता। निकलो यहाँ से। कुछ देर बाद उनकी आवाज़ें काफ़ी बढ़ने लगी। मुझे चिंता हुई वो कपल कुछ बुरा ना कर दे। कुछ देर बाद पार्कर ने हेलन को चाकू से मार डाला। वो चाकू से वार करते गया जब तक वो मर नहीं जाती। मैं फिर भी कुछ ठीक से समझा नहीं था कि हुआ क्या। मैं उसे देखते रह गया था। मैं जम चुका था। मैं मेरे खिड़की से बहुत डरावना सीन देख रहा था। जैसे मैं मेरी खिड़की बंद करने गया, पार्कर की आंखें मुझ पे गई और वो मुझ पे एकदम से हंसने लगा। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया था और वो मुझे गुस्से से देख रहा था। मैं अभी भी वो भयानक चेहरा भूलना चाहता हूँ। जब भी मैं उस मर्डर के बारे में सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैंने जल्दी से अपने बैग उठाए और अपनी वाइफ के साथ मैं वहाँ से भाग गया। 2 घंटे बाद हम एक होटल पहुंचे। वहाँ जाने के बाद मैंने पुलिस को सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा जिस मर्डर की बात मैंने की थी वैसा उन्हें कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जो मैंने देखा जहाँ पे वो मर्डर हुआ था, तो वो लोग कौन थे और वो सब जो मैंने देखा, क्या वो एक सपना था? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर भी मैंने इसे इग्नोर किया। कुछ देर बाद जब मैं नताशा के साथ में होटल रूम में बैठा हुआ था, मैं उस घटना के बारे में उसे सारी चीजें बता रहा था, लेकिन वो मुझ पे ध्यान नहीं दे रही थी। उसका ध्यान कहीं और ही था। क्योंकि हम हनीमून के लिए जा रहे थे, मैं इसे यादगार बनाना चाहता था, तो मैं उसे उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन उसे मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उसे बार बार पूछने लगा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। जब मैंने एक ही क्वेश्चन उसे बार बार पूछा, उसे मुझ पर गुस्सा आया। वो चिल्लाई, शट अप गधे, तुम बहुत मतलबी हो। नताशा काफी स्वीट लड़की थी। मैंने उसका ऐसा गुस्सा कभी देखा नहीं था, लेकिन उस दिन वो अलग सा नाटक कर रही थी। वो उठी और खिड़की के पास गई। हनी, अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो मुझे माफ करना। वो फिर से मेरे तरफ देखी और मुझे काफी बुरी स्माइल दी। उसने मुझे खिड़की से लौटने की कोशिश की। नहीं नताशा, तुम क्या कर रही हो? प्लीज नहीं। कैसे भी करके मैंने उसे रोक दिया। मैं समझ गया कि वो नताशा नहीं है, लेकिन उसके भेस में कोई और है, और ये सारी अजीब सी चीजें उसी की वजह से है। तुम कौन हो और तुम ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो उसे, उसकी बॉडी को छोड़ दो। वो चिल्लाई, मैं तुम्हें इतने आसानी से निकलने नहीं दूंगी, समझे? मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां से भागना बेकार था। वहां पे एक कांच का ग्लास था। नताशा ने वो ग्लास तोड़ा और वो कांच का टुकड़ा लेके मेरे तरफ चल रही थी। वहां से मैं भाग नहीं सकता था और मुझे लगा मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। रूम के अंदर की अजीब सी आवाजें सुन के होटल के कुछ लोग रूम के पास आए। वो दरवाजे पे जोर से नॉक करने लगे। उनमें से एक ने कहा, हेलो सर, क्या आप ठीक है? बचाओ! वो सभी ने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। अंदर आने के बाद वो रूम की हालत देख के परेशान हो गए। नताशा बहुत अजीब दिख रही थी। उसने सब पर हमला करना शुरू कर दिया। हम सब ने उसे रोकने की कोशिश की। उन तीनों में से एक हेनरी, वो उस हमले से मर गया। नताशा ने उसे जान से मार डाला। मैं शॉक हो गया था। किसी ने एक प्रीस्ट को, वो माइकल था, उसने बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन को हैंडल किया। वो नताशा को कुछ कह रहा था। उसके वो धार्मिक शब्द सुन के नताशा डर गई। वो होटल से भाग गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं रोया, चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुकी।
मुझे लगा नताशा अब हमेशा हमेशा के लिए चली गई, अब वो वापस नहीं आने वाली। इससे मैं बहुत दुखी और परेशान हो गया था। कुछ देर बाद मुझे पुलिस से कॉल आया। पुलिस ने कहा जिस घर में कल रात तुम रुके थे वह बाथरूम में उन्हें एक लड़की मिली जो कि बेहोश हो चुकी थी। हमें एक लड़की मिली जहाँ पे तुम कल रात रुके थे, वो भी ठीक है, वो भी हॉस्पिटल में है। अगर तुम उसे जानते हो तो हमें बताओ। मैंने उस ऑफिसर को उसका फोटो मांगा, उसने मोबाइल पे उसका फोटो भेज दिया। जैसे ही मैंने उस लड़की का फोटो मेरे फोन में देखा मैं चौंक गया। वो नताशा थी, मेरी वाइफ। इसका मतलब जो नताशा मेरे साथ 2 दिन तक थी वो और कोई नहीं, एक भूतनी थी। मेरे होश उड़ गए थे। मुझे मेरे वाइफ की बहुत चिंता हुई, इसलिए मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल चला गया। जब मैं वहां पहुंचा नताशा बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसे ठीक देख के मैं बहुत खुश हुआ। फिर मुझे थोड़ी राहत मिली। पुलिस ने कहा वो घर हेलन और पार्कर के नाम पर है, जो कि बहुत वक्त पहले अपने घर से लापता हो गए थे और उनकी खोज अभी भी शुरू है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम यूमी नाकामोरा है, जो अपने पिताजी के ट्रांसफर की वजह से एक नई जगह पर रहने के लिए आई थी। वो अपने एलिमेंट्री स्कूल के दरवाजे के सामने खड़ी थी। ये उसके स्कूल का पहला दिन था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं आ पाए। यूमी ने हिम्मत जुटाई और स्कूल में दाखिल हो गई। वो अपनी क्लास में गई और उसने टीचर को बताया कि वो एक न्यू स्टूडेंट है। उसके चेहरे से वो काफी नर्वस लग रही थी। उसकी टीचर ने उसे कहा कि वो परेशान ना हो। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को यूमी के बारे में बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यूमी के अच्छे दोस्त बनकर रहें और उसका अच्छे से ख्याल रखें। लास्ट बेंच में बैठी 2 लड़कियों ने यूमी के कपड़ों और बालों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूमी के कपड़े उनसे बिल्कुल अलग थे। और फिर एकदम से उनके दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने ब्रेक टाइम उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। और फिर ब्रेक का समय आ गया। उन दोनों लड़कियों ने जाके यूमी से पूछा, क्या तुम पूरे स्कूल को देखना चाहोगी? और यूमी ने जवाब दिया कि उसे स्कूल को देख के बहुत अच्छा लगेगा, मगर सबसे पहले वो ये जानना चाहती है कि टॉयलेट कहाँ है। दोनों लड़कियों को इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने यूमी को बताया कि वो 3rd फ्लोर पर है और साथ ही उसने बोला, क्या तुम हनाको-सान को देखना चाहोगी? कौन? उसने पूछा। द लेजेंड ऑफ हनाको-सान एक जापानीज स्टूडेंट थी जिसे जापान में कई सदियों से माना जाता है और कहा जाता है कि वो एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो स्कूल्स के बाथरूम में भटकती है। कुछ लोगों का कहना है कि हनाको-सान की मौत वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी, जब वो बाथरूम में छुपकर हाइड एंड सीक खेल रही थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हनाको-सान का कत्ल किसी अजनबी ने किया, इसीलिए वो स्कूल के बाथरूम्स में भटकती रहती है। ये बात अक्सर सुनने में आई है कि हनाको-सान को बुलाने के लिए स्कूल के 3rd फ्लोर के बाथरूम में जाओ। जब तुम बाथरूम के बिल्कुल सामने खड़े हो तो 3 बार दस्तक दो और उसके बाद पूछो, हनाको-सान क्या तुम अंदर हो? अगर वो वहाँ मौजूद होगी तो वो तुम्हें एक अजीब और हल्की सी आवाज़ में जवाब देगी, हाँ मैं हूँ। और अगर तुम दरवाज़ा खोल देते हो तो अगले लम्हे तुम्हें जो अदृश्य नज़र आएगा वो लाल रंग के कपड़े होंगे। वो कोई और नहीं, खुद हनाको-सान होगी। अगर तुमने उसे एक बार देख लिया तो वो अपने साथ तुम्हें टॉयलेट में ले जाएगी। जब तुम एक बार उसके साथ उसकी दुनिया में चले जाओगे तो इस सब का मतलब है कि तुम अपनी सारी जिंदगी उसके साथ जहन्नुम में गुजारोगे। उन दोनों लड़कियों ने यूमी से कहा कि वो 3rd फ्लोर पर जाए और 3 बार दस्तक दे। वो अपने क्लासमेट्स के सामने बहादुर बनना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि उसे कोई तंग करे। ये सोचकर उसने उनकी बात को मान लिया और फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वो 3rd बाथरूम के सामने थी। उसने दस्तक दी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस सब के बाद उसने दरवाज़ा खोला और उसी लम्हे उन दोनों लड़कियों ने उसे अंदर की तरफ धक्का दे दिया। उन्होंने एक लोहे के तख्ते की मदद से दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल पाए। वो बहुत ज़्यादा रोई, चिल्लाई, मगर उसके लिए यहाँ कोई नहीं था और ना ही उसकी कोई मदद करने को आया।
इसी सब के चलते स्कूल का दिन खत्म हो गया और रात हो गई। उसके पेरेंट्स अपनी न्यू जॉब्स में बिजी होने की वजह से यूमी के बारे में भूल गए और वो वहीं फंसी हुई थी, एक सुनसान अंधेरे बाथरूम में। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और फिर अगली सुबह वो दोनों लड़कियां वापस आईं और देखना चाहती थी कि यूमी के साथ क्या हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला और वो ये देखकर चौंक गई क्योंकि यूमी वहां मौजूद नहीं थी। उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हनाको-सान है। हनाको-सान उन दोनों को भी अपने साथ ले गई, एक जहन्नुम ज़दा जिंदगी में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब हफ्ते की रात 7 बजे इंग्लैंड की एक एफएम शो जिसका नाम 1096 है पर लाइव एफएम शो हो रहा था और बहुत ज्यादा लोग इस एफएम शो को सुनते थे और उनको यह लेटर सुनना पसंद था। 13 जून 1997 को एक बहुत बुरी और डरावनी घटना हुई थी जिसमें बहुत लोग मारे गए थे और कातिल का पता आज तक किसी को नहीं लगा। रात के 7 बज चुके थे और पूरा स्टाफ जा चुका था। सिर्फ जारवियस मैट्रिक्स ही बचे थे जिन्होंने आज अपना शो करवाना था और शायद ये आज उनका आखिरी शो था क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले 19 मिनट में जारविस अपने काम पर फोकस कर रहा था और उसी वक्त फोन पर एक कॉल आया। जारविस ने आज रात की पहली कॉल रिसीव की जो कि पहले से ही बुक थी। तुम्हें आज मेरा लेटर मिला होगा तो तूने क्यों नहीं पढ़ा वो? जारविस कंफ्यूज हो गया और कहा, कैसा लेटर? मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। झूठे, क्या आप लोग ऐसा करते हो अपने फैंस के साथ? आप रुकिए, मैं कुछ करता हूं, जारविस ने कहा और इसी समय लाइन अनकनेक्ट हो गई। जारविस ने अपने सुनने वालों से माफी मांगी और इस डिस्टरबेंस पर उनकी मर्जी का एक सॉन्ग प्ले किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें कांच टूटने की आवाज आई। उसने म्यूजिक बढ़ा दिया और चेक करने चला गया। उसने पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और फिर उसने लाइट ऑन की, फिर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़ने लगा। वो एक साइड में चल रहा था और पूछ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और फिर से उसने एक लाइट ऑन की और आगे चलने लगा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैगजीन्स, लेटर्स और म्यूजिक डिस्क के अलावा। और उसी समय कुछ नोट्स नीचे गिर गए जिस वजह से जारविस बहुत डर गया था। फिर उसने एक सांस ली। वो हंसा और उन नोट्स को शेल्फ में रखने जा रहा था कि उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ी जो कि वही पड़ा हुआ था। उसको लगने लगा कि वो कॉल वाला आया होगा और यहाँ लेटर रख के चला गया है। वापस आकर उसने म्यूजिक ऑफ कर दिया और माइक ऑन कर दिया और उसने अपने सुनने वाले को बताया कि उसका कॉलर बिल्कुल ठीक था। मुझे एक लेटर मिला है। उसने लेटर ओपन किया और वहां भेजने वाले का कोई एड्रेस लिखा नहीं था और पेपर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुद से पेपर बनाया है, जैसे जापानीज लोग बनाते हैं। उसने अपने लिसनर्स को बताया कि ये एक पोयम है जिसका नाम है टॉमी नोज हेल। उसकी आंखों में एक खुशी दिखी क्योंकि उसे पता था कि ये कोई मामूली पोयम नहीं है और उसको आज के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल गई जो वो लिसनर्स को सुना सके। बड़ी बहन को खून पसंद और छोटी बहन को आग पसंद और सबसे छोटी तोमीनो को गहनी पसंद थी। ये बोलने के बाद जारविस रुक गया और अपने लिसनर्स को कॉल करने का कहा। फिर उसने माइक को बंद कर दिया और खुद ही पोएम को पढ़ने लगा। वो पोएम बहुत बकवास थी और शैतानी थी, लेकिन किसी वजह से उसे वो पोएम पढ़ने का मन कर रहा था। और कुछ टाइम बाद एक कॉल आई जो जारविस ने जल्दी से कनेक्ट कर दी और जारविस ने दोबारा यही पूछा कि आप लोग ये सुनना चाहते हो क्या? और सबका जवाब हाँ में था और उसी समय कॉल कनेक्ट हो गई।
और एक बूढ़ी औरत का जवाब आया, जो कि रोते रोते कह रही थी कि प्लीज इसको जोर से मत पढ़ो। उसने बताया कि ये एक पुराना जापानीज श्राप है। अगर कोई इसे ऊंचा पढ़ता है तो सुनने वाले सब मर जाते हैं और नर्क में जाते हैं। जारविस को यह बात सुनकर बहुत हंसी आई। उसकी हरकत पर बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो आगे जो होने वाला था उसके बारे में रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन लाइन अनकनेक्ट हो गई। जारविस ने पोएम पढ़ना शुरू किया और जो अगले घंटे में हुआ वो किसी के समझ में नहीं आया। अगले घंटे में लंदन में बहुत लोग मारे गए और मरने वाले सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने रेडियो पर वो पोएम सुनी थी। और इतनी ज्यादा लोगों की मरने की वजह अथॉरिटीज को भी नहीं पता चल रही थी। किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कुछ लोग एक्सीडेंट्स द्वारा मारे गए और कुछ लोग तो ऐसे ही मर गए और कुछ लोग बहुत अजीब तरीके से मरे। और जहां से ब्रॉडकास्ट हुई थी वहां भी खामोशी हो गई। पुलिस को वहां जारविस बहुत बुरी हालत में मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन वहां नहीं थी और जिस लेटर पर वो पोएम थी वो भी वहां पे नहीं था। पुलिस ने वो पोएम को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। वो बिना सबूत के गायब हो गई। और इस घटना को गुजरे 1 हफ्ता हो गया था और दोबारा से एफएम ब्रॉडकास्ट शुरू होने लगी, जिसका होस्ट कोई और था और शो 7 से 9 बजे तक लगती थी। और उस दिन नए होस्ट ने जारविस के लिए प्रार्थना करवाई और उसकी नोटबुक से पढ़ने लगा। क्या पता उसमें दोबारा से जापानीज श्राप वाला पेज हो। मुझे हमेशा से डॉल्स बहुत ज्यादा ही पसंद रही हैं। लास्ट ईयर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड ने मुझे एक जापानीज डॉल गिफ्ट की। वो डॉल बहुत ज्यादा ही सुंदर थी और उन्होंने बताया कि ये उन्होंने एक एंटीक शॉप से ली है। उस शॉप के मालिक ने इस डॉल को बहुत ज्यादा सस्ते दामों में बेचा था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी। आमतौर पर जापानीज डॉल्स की कीमत $1000 होती है या इससे भी ज्यादा, लेकिन मैंने इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुझे डॉल को देखते ही उससे प्यार हो गया। वो डॉल दिखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। उस डॉल ने जापानीज स्टाइल कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसके बालों का ताज लाल और सुनहरी फूलों से सजा हुआ था, जो सच में बहुत खूबसूरत थे। मैंने उस डॉल को अपनी दूसरी डॉल्स के साथ कमरे में रख दिया। मैंने उस डॉल को कई बार देखा और वो सच में बहुत सुंदर थी, मगर एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी और वो थी उसकी आंखें। उस डॉल की पलकें बहुत ज्यादा ही बड़ी थी, जो किसी भी जापानीज डॉल के लिए बहुत अजीब बात है, खास तौर पर एक ऐसी जापानीज डॉल के लिए जो एक एंटीक शॉप से ली गई हो। उसकी आंखों को देख के लग रहा था कि वो पलकें उसके साथ खुद से लगाई गई हैं। मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। उस रात मेरे हस्बैंड मुझे एक रोमांटिक डिनर पर लेकर गए और हमारा समय एक साथ बहुत अच्छा गुजरा। घर वापस आने के बाद मैं जल्दी से डॉल रूम की तरफ गई, सिर्फ देखने के लिए। मैंने जैसे ही डॉल रूम का दरवाजा खोला और लाइट का स्विच ऑन किया, मेरा दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। मेरा पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था और हर तरफ मेरी डॉल्स के टुकड़े ही टुकड़े थे, सिवाय जापानीज डॉल के। मेरा पूरा कमरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन वो वहीं थी जहां मैं उसे छोड़कर गई थी। वो अलमारी के ऊपर बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। मैं इस सब से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। शायद कोई हमारे घर आया था और उसने ये सब किया, लेकिन इस सब का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपने उदास चेहरे और टूटे हुए दिल के साथ पूरे कमरे को समेटा और फिर हम दोनों सोने के लिए चले गए। मैं पूरी रात नहीं सो पाई और मैं इसी बारे में सोचती रही, ये सब कैसे हुआ। इस सब के बाद 2 दिन पहले जैसे ही गुजर गए, लेकिन एक दोपहर मैं घर में अकेली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पर गए हुए थे। मैं उस समय टीवी देख रही थी अपने लिविंग रूम में बैठकर। डॉल रूम का दरवाजा हमारे लिविंग रूम के साथ ही था और मैं काउच पर बैठकर उसका आधा हिस्सा देख सकती थी। मेरी आंखें टीवी की तरफ ही जमी हुई थी। मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई डॉल रूम की तरफ खड़ा है और मुसलसल मेरी तरफ देख रहा है। मैं डॉल रूम को एक नजर देखने के लिए गई
और डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांपने लग गया। मैंने वहाँ एक औरत को खड़े देखा जिसने उस जापानीज एंटीक डॉल जैसे कपड़े पहन रखे थे और वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। मैं उसको देख के ये बता सकती थी कि वो सिर्फ मुझे देख नहीं रही थी, उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। मैं हिल भी नहीं सकती थी और ना ही मेरी पलकें झपक रही थी। वो मुझे घूरी जा रही थी और मैं स्टैचू की तरह अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। और फिर वो अचानक से कमरे की दूसरी तरफ चली गई। मैं 10 सेकंड तक खुद को संभाल नहीं पा रही थी और इस सब के बाद मैं डॉल रूम की तरफ चलने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और वो जापानीज डॉल वहीं पर खड़ी थी जहाँ मैंने उसे रखा था। जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने उन्हें इस सब के बारे में बताया और वो मेरी इस बात पर हंसने लगे और कहने लगे, चलो भी जीना, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने उनकी इस बात पर यकीन कर लिया, शायद जो उस रात हुआ उस सब की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे हस्बैंड इस बारे में गलत थे। ये एक तूफानी रात थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो कुछ देर से आएंगे क्योंकि उन्हें ऑफिस में कुछ काम था। मैंने डिनर किया और जल्दी से सोने के लिए चली गई, लेकिन सोने जाने से पहले मैंने कुछ गिलास वाइन के लिए ताकि मैं आसानी से सो पाऊं। शायद ये बात 12:30 PM की है। मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और मैंने अपनी नींद भरी आवाज में बोला, बेबी क्या ये तुम हो? क्या हुआ, तुम इतने लेट क्यों हो गए? चलो आओ मेरे साथ सो जाओ। मेरी आंखें थोड़ी सी खुली थी और कमरे में बहुत अंधेरा था और मैं थोड़ी नशे में भी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड बेड की तरफ आए और मेरे साथ लेट गए। मैंने नींद भरी आवाज में कहा, आई मिस यू माई लव, और उसकी तरफ मुड़ी। जैसे ही मैं उसके गले लगी मुझे उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा लगा। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से मेरा फोन बजा। मैं दूसरी तरफ मुड़ी, मेरा फोन टेबल पर पड़ा था। मैंने फोन को उठाया और बिना देखे आंसर किया, हेलो, कौन है? और उस सब के बाद जो भी हुआ उस सब की वजह से मुझे आज तक डर लगता है। फोन की दूसरी तरफ से मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया, जीना, ये मैं हूँ। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस से, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली। मुझे बहुत ज्यादा पसीना आने लग गया। अगर मेरे हस्बैंड वहाँ हैं तो यहाँ कौन है जो मेरे साथ लेटा हुआ है? मुझे ये सब सोच सोच के ही डर लग रहा था। मैं आहिस्ता से पीछे की तरफ मुड़ी और जो मैंने उस समय देखा उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। ये वही जापानीज औरत थी जो मैंने उस दिन देखी थी। ये जापानीज डॉल से एकदम से एक इंसान की तरह बन गई। उसकी आंखें पहले जैसे ही गुस्से से लाल थीं और उसकी ये अजीब मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मुझे मारना चाहती है। ये सब देखते ही मैं जल्दी से अपने बेड से उतरी और मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मेन डोर का दरवाजा खोला मैं बाहर की तरफ भागी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे। मेरी मॉम ने यहाँ पे एक नया घर लिया था, मैं उसी की तरफ भाग रही थी। जैसे ही मैंने अपने घर की तरफ पलट कर देखा मैंने उससे जापानीज डॉल को देखा जो बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। मुझे ये सब समझने में देर नहीं लगी कि वो एक चुड़ैल है। मैंने भागना जारी रखा और अपनी माँ के घर गई। मैंने वहाँ जाकर जोर से रोना शुरू कर दिया। उस रात मैं अपनी माँ के घर रुकी और जब मेरे हस्बैंड आए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी ऐसी अजीब हालत को देखकर और मेरे रोते हुए चेहरे को देखकर मेरे हस्बैंड को यकीन हो गया कि उस रात कुछ हुआ था। मेरी सारी बात सुनने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एंटीक शॉप गए और उस डॉल को वापस करवाया। मैंने उस सब के बारे में उससे बताया जो मेरे साथ इस डॉल की वजह से हुआ। मेरी सारी बात सुनने के बाद एंटीक शॉप के ओनर ने बताया कि ये डॉल हॉन्टेड है। इस कहानी की शुरुआत ऐसे हुई। एक रानी को उसके राजा ने ये डॉल तोहफे में दी थी। रानी को ये डॉल इतनी पसंद थी कि वो अपने मरने के बाद भी इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए रानी ने अपनी नौकरानियों को आदेश दिया कि वो इस डॉल के साथ उसकी असली पलकों को जोड़कर काला जादू करें। वो काला जादू इतना ताकतवर था कि हजारों साल गुजरने के बाद भी ये डॉल वैसी की वैसी ही है।
और अभी भी उस डॉल की आंखों पर उस रानी की पलकें चिपकी हुई हैं। इस सब के बाद मैंने अपनी उस आदत को छोड़ दिया और मैंने डॉल्स को कलेक्ट करना भी छोड़ दिया। हमने अपना पुराना घर छोड़ दिया और न्यू घर में शिफ्ट हो गए। और फिर मैंने दोबारा उस जापानीज औरत को कभी नहीं देखा।